नमस्कार। मैं हूं विक्रांत और आखिरकार उस मीटिंग का आउटकम सामने आ गया जिस पर सबकी निगाहें थी। फेड की बैठक हुई और उसके बाद भारी महंगाई के बावजूद, जी हां, बड़े इन्फ्लेशन से परेशान होने के बावजूद फेड ने किसी तरह के रेट में बदलाव नहीं किया। हालांकि इसका अब क्या असर पड़ेगा शेयर बाजार पर, सोने चांदी पर, तमाम चीजों पर, ये समझते हैं। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोली जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, फेड का जैसा आप कह ही रहे थे कि इस बार आपको बिल्कुल उम्मीद है कि नहीं बढ़ाए जाएंगे, आप पूरी एकदम श्योर थे कि नहीं बढ़ाएगी फेड रेट। वही फेड ने कोई जी रेट तो नहीं बढ़ाया, 9-3 से उनका फैसला आया। तीन लोग हालांकि जी चाहते थे कि 0.25% बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। उसके बाद जी। अमेरिकी बाजार में भयानक गिरावट। तो किस तरह से इसे देखा जाए सर, पूरे जो आउटकम निकला? विक्रांत, बिल्कुल जैसा अनुमान था और जैसा मैं लगातार बोल रहा था, उसी के अनुसार यह आया है। और मुझे लगता है कि केविन वॉश के लिए वहां कहा जा रहा था, जो फेड के चेयरपर्सन है, कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल ये साबित हो रहे हैं। पिछले कई चेयरमैन के मुकाबले बहुत अनप्रिडिक्टेबल इनका वो रह रहा है, जो पूरा का पूरा स्टैंस है। हाँ। और अ, ठीक उसी प्रकार मैंने आपको ये भी कहा था कि इनकी जो आगे की कमेंट्री होगी वो बहुत मायने रखेगी। हाँ। और कमेंट्री भी उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल रही जितनी अनप्रिडिक्टेबल इन्होंने दो शब्द यूज किए कि हम्म। आगे की जो डगर है बहुत कठिन है और बहुत लंबी है। हम्म। दो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, इट इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट रोड अहेड। हाँ। इन्होंने ये बात बोली कि लंबी भी है और कठिन भी है। तो उसको मार्केट ने, जहां तक कमोडिटी मार्केट है, गोल्ड सिल्वर की हम बात करें, तो मार्केट ने उसको एक पॉजिटिव ही लिया कि चलिए बढ़ा तो नहीं कम से कम। हम्म। तो जब बढ़ा नहीं तो उनको लगा कि भाई अब बढ़ा नहीं है, तो अब ये है कि मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। गोल्ड कल $4100 के करीब करीब छुआ। हाँ। पर इधर क्या हुआ, इधर अमेरिका का पलटवार हो गया हम्म। ईरान के ऊपर। जो ईरान ने परसों हिमाकत करी थी, परसों रात को, कल तड़के, तो जी। इन्होंने कल रात को या आज सुबह तड़के इन्होंने पलटवार कर दिया भयंकर। और उसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड है हाँ। वो 4.7 के आसपास फिर पहुंच गई, जो 4.6 के आसपास थी। हम्म। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से जो फायदा, मैं अगर इसको ऐसे कहूं कि जो फायदा हुआ था हाँ। गोल्ड को $4100 के आसपास पहुंचने का, उस फायदे को न्यूट्रलाइज कर दिया हम्म। इस बॉन्ड यील्ड के बढ़ने ने। तो हाँ। मुझे लग रहा है कि कुल मिला के देखें तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम्म। अगर आप गोल्ड सिल्वर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां कल थे वही $4050 से, अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं, सुबह लगभग 11 बजे का वक्त है। हम्म। आज 30 जुलाई का दिन है, मैं सभी दर्शकों के लिए बता दूं। जी। तो हम लगभग 4000 और $4050 के आसपास आके खड़े हो गए हैं। और वहीं जो बेनिफिट हुआ था फेड से, जो थोड़ी खुशी हुई थी, थोड़ा उत्साह बना था। पर हम्म। अभी मुझे लग रहा है कि आज की रात भी महत्वपूर्ण है। हम्म। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज की रात अमेरिका के पीसीई, जिसको पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो आंकड़े आएंगे। हम्म। और दूसरा, जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आएंगे। हम्म। अगर जॉबलेस क्लेम के, आप सब जानना चाहेंगे कि भाई इन आंकड़ों से, तो अगर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ के आता है, हाँ। महंगाई को वो इशारा करता है, बढ़ के आता है, तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, तो फिर प्रेशर दिखाई देगा। इधर जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े अगर बढ़ के आते हैं, हम्म। तो ये सोने चांदी के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एक चीज महंगाई को बढ़ाती है हम्म। और दूसरा आंकड़ा महंगाई को घटाता है। तो ये महंगाई से संबंधित आंकड़े और जॉबलेस क्लेम के आंकड़े ये आज रात को आने हैं। तो इस पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए। दूसरी चीज जो कल रात को होनी थी कि वो जो टैरिफ के ऊपर वोटिंग होनी थी हाँ। सेनेट में, जी। वो वोटिंग अभी आज या कल में होगी। उसमें 86/12 से वो वोट आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि वो लगभग क्लियर हो जाएगा, 100% टैरिफ भारत के ऊपर। हम्म। पर वो राष्ट्रपति ट्रंप लगाएंगे, मतलब उनको पावर मिल जाएगी, जैसे हमने कल बात की थी, उनको हाँ। पावर मिल जाएगी। वो पावर मिले तो वो इसको लगा सकते हैं। तो हम्म। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की रात फिर महत्वपूर्ण है। महंगाई के आंकड़ों पर, पीसी के आंकड़ों पर नजर रखिए और जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़ों पर नजर रखिए। थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको इसको आने के बाद दिख सकता है।
सर, जो मीटिंग रही फेड की उसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट रही। और मीटिंग में हालांकि फेड ने भी ये माना कि इन्फ्लेशन बहुत चिंता की बात है, महंगाई वहां पर भी एकदम लगातार बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, फिर भी रेट बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाए वो। दो तीन कारण रहे। देखिए, पहली बात तो मैं क्रूड का भी अपडेट दे दूं। क्रूड फिर $90 के आसपास हाँ, आ गया। बिल्कुल। 88, पहले 83 84 से 88, 88 से 90, क्योंकि फिर हमले शुरू हो गए हैं। हाँ, और हमले भी काफी घातक हो रहे हैं। और जो आपको याद होगा, हमने 2 3 दिन पहले एक बात करी थी कि ईरान और यूक्रेन के बीच में टेंशन की बात करी थी हमने। हाँ। रशिया और इधर अमेरिका के बीच में टेंशन की बात करी थी इस युद्ध को लेके। वो जो मैंने आपको कहा था कि वहां मदद चल रही है, वो मदद लगभग लगभग अब सामने आ चुकी है हाँ, कि रशिया और चाइना जो है बैकडोर से ईरान की मदद कर रहे हैं। हाँ। महंगाई की आपने बात करी। महंगाई बिल्कुल, जब क्रूड ऑयल के प्राइस ज्यादा है तो अमेरिका में महंगाई का पूरा पूरा रुतबा है। वो हम्म, स्वीकार करें ना करें, पर रेट इसलिए नहीं बढ़ा है, दो कारण से नहीं बना। एक तो ऑफिशियल इनकी जो महंगाई की दर आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो हम्म, 2.6 आई थी। हम्म, और जो रिपो रेट है, जिसको भारत में रिपोजिटरी रेट कहते हैं, वहां पर इसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं, वहां पर 3.5 पौने 4% के आसपास का है। तो अभी महंगाई की दर इससे नीचे, इसीलिए 9 मेंबर्स में 12 ने में से वोट किया कि अभी जरूरत नहीं बढ़ाने की, कि आपके जो रिपो रेट से नीचे है महंगाई की दर। जब हम्म, महंगाई की दर रिपो रेट से ऊपर पहुंच जाती है, तब आपको रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो इन्होंने अब महंगाई की दर वो कितनी ठीक है गलत है, ये तो अमेरिकन बताएंगे जमीनी तौर पर, हम्म। कि उनको महंगाई कितनी महसूस हो रही है, कितनी महसूस नहीं हो रही है। पर हकीकत यह है कि और दूसरा, केविन वॉश जो है वो ट्रम्प के आदमी हैं। आपको मैंने पहले ही कहा था कि वो रेट नहीं बढ़ाएंगे, कुछ कंफ्यूजिंग सा कमेंट देंगे। और हम्म। उन्होंने बड़ा जिसको जिसको हम कहते हैं अनिश्चित सा, अनस्टेबल सा कमेंट दिया कि भाई दोनों तरफ दरवाजा खुला रखा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हाँ, ऑफिशियल तौर पे वो ये भी नहीं जतला रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रम्प के आदमी हैं, हाँ, तो वो रेट इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं। और ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि जिससे लगे कि फेड की स्वतंत्रता पे कहीं समझौता किया जा रहा है। तो हम्म, दोनों तरफ से अपने आप को सेफ रख के चल रहे हैं। बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, मैं कहूंगा केविन वॉश। मुझे जितनी उम्मीद थी विक्रांत, उससे ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं ये। हाँ, मतलब कहीं भी इनकी बातों से ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और ये भी कोई जानना चाहेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना केवल फेड एक स्वतंत्र संस्था है, हम्म, बल्कि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कहीं से भी ये नजर आ जाता है कि फेड पर अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम्म, तो आपको मैं ये बात बता दूं कि वहां पर जो ये लोगों देशों का ट्रेजरी में निवेश है, हाँ, अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में, वो निवेश और तेजी से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस पे लोगों का विश्वास हट जाएगा। हम्म, और ये विश्वास हटा कैसे? मेरे से किसी ने कल सवाल पूछा, एक चैनल ने शाम के टाइम, विक्रांत, जी, कि भाई ये जो दुनिया भर के देशों ने अपने ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकाल के सोने में लगाया है भारी हाँ, मात्रा में, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर जी, चुके हैं, जी, वो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो हुआ ये कि रशिया और ईरान के जब जब से इन्होंने एसेट्स फ्रीज किए हम्म, वहां पर, तो आपको पता ही होगा ईरान के एसेट्स भी वहां बिल्कुल, पर फ्रीज किए हुए हैं, उनको जी, बिल्कुल उसके ऊपर लियन मार्क कर दिया। रशिया के भी एसेट्स फ्रीज हैं। तो देशों को लगता है भैया ये तो कल को किसी से पंगा होगा, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट वहां दबा के बैठ जाएंगे, तो वापस ही नहीं करेंगे, जो ईरान का जैसे वापस नहीं किया जा रहा है। हम्म, तो इस वजह से यकीन उठाया और धीरे धीरे करके देशों ने अपना वहां से पैसा जो है निकाला है। तो इसलिए फेड ओपनली कभी भी इस बात को स्वीकार ये नहीं जतलाएगा कि वो ट्रम्प के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा जतलाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो ये जो निकासी है बॉन्ड से, वो हम्म, और तेजी से शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो सोने का दुश्मन है इस समय बॉन्ड यील्ड है, 4.7 के आसपास बॉन्ड यील्ड चल रही है, हम्म, जो कि महंगाई की तरफ इशारा कर रही है। और बॉन्ड यील्ड और महंगाई का आपको बताया था मैंने, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे का कारण, वो इसका कारण और वो इसका, महंगाई की वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। और हम्म, बॉन्ड यील्ड जब बढ़ी होती है तो महंगाई की तरफ इशारा करती है, महंगाई को बढ़ने को मजबूर करती है। तो कुल मिला के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अभी सोने में निवेश करने में बहुत अच्छा रिटर्न शायद ना आए, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन ना हो, रिटर्न तो वैसे नहीं मिलता, डिविडेंड तो मिलता नहीं है। इसलिए फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड इन्वेस्ट करना चाहिए। और 4.7 अगर अमेरिका की जैसी जगह पे अगर आपको रिटर्न मिल रहा है फिक्स, तो हम्म, अमेरिका में तो ये रिटर्न बहुत बड़ा माना जाता है, भारत में तो इतना सेविंग्स अकाउंट में मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात। सर, कल केविन वार्श ने अपने जो रही उनकी कमेंट्री, उसमें उन्होंने सितंबर में होने वाली मीटिंग के लिए भी कोई इस तरीके का संकेत नहीं दिया कि कोई रेट बढ़ाए जाएंगे फ्यूचर में, जबकि पहले पिछली बार इस तरीके के संकेत आए थे कि इस समय आने पर बढ़ सकते हैं।
तो अब सितंबर को लेकर भी कोई संकेत नहीं है, तो इसका किस तरीके से, और इस बार बढ़ाया नहीं गया, तो इसका सोने चांदी पर कुछ असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है? इनफैक्ट जो बढ़ा था कल वो इसी हाँ। कारण से बढ़ा था विक्रांत, क्योंकि उन्होंने जो आउटलुक दी थी सितंबर की, आगे दिसंबर की भी उन्होंने बहुत अनिश्चित से दी हाँ। कि एक लंबा और मुश्किल बस एक सफर है। हम्म। महंगाई को तो लड़ना ही है, महंगाई को तो खत्म करना ही है, पर हम्म। लंबा सफर है, तो उन्होंने कोई आउटलुक अच्छी नहीं दी। देखिए वो चाचा जी हैं, अब चाचा जी से जब तक पूछेंगे नहीं, और चाचा जी जब तक गो अहेड नहीं करेंगे, वो ऐसा कोई संकेत नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से स्टॉक मार्केट भी, आपको पता होगा कल अमेरिका की बहुत भारी गिरावट बहुत बुरी आई है, है। बिल्कुल। लगभग 1.5 से 2% सारे इंडाइसेस अमेरिका के कल गिरे हैं, हम्म। और इसी बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से गिरे हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भले ही केविन वॉश ने ऑफिशियली ना कहा हो, पर बॉन्ड यील्ड तो इशारा कर ही रही है ना महंगाई का। केविन वॉश ने तो स्वीकार नहीं किया महंगाई को, ये कह दिया बस इससे लड़ना है हमें, लंबी लड़ाई है, कठिन लड़ाई है, पर साफ साफ बॉन्ड यील्ड इशारा कर रही है 4.7 का, जिसकी वजह से गिरे हैं। तो उन्होंने जानबूझ के इसको अवॉइड किया, क्योंकि आगे सितंबर की जो आउटलुक है विक्रांत, वो इलेक्शन के और नजदीक की है। हाँ। तो इलेक्शन के नजदीक की आउटलुक को वो कभी भी इलेक्शन से 1.5 महीने पहले की आउटलुक होगी, वो तो मैं नहीं समझता वो लेंगे। मैंने बताया ना, एक बहुत स्मार्ट तरीके से केविन वॉश चल रहे हैं हम्म। कि काम कर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये अप्रोच है केविन वॉश की। सर, तेल में भी जैसा आपने बताया कि उछाल आया और 90 से ऊपर पहुंच गया। अब सऊदी भी इस लड़ाई में पूरी तरह से लगभग कूदते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये भी फ्रंट बड़ा खतरनाक होता दिख रहा है, जो 2-3 दिन युद्ध रुका, और उसके बाद जब ईरान ने हमला किया, और उसके बाद अमेरिका, सऊदी, इन सब का सक्रिय हो जाना। जी हाँ, इनफैक्ट जब युद्ध रुका हुआ था ईरान और अमेरिका का, तो उस समय हूथियों का यमन में और सऊदी पे युद्ध चल रहा था। हम्म। उन्होंने 2 हमले टैंकरों पे भी किए थे, सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पे भी हमला किया था, पलट के सऊदियों ने भी हूथियों के ठिकानों पर हमले किए थे। वो युद्ध तो बदस्तूर जारी था, वो ये युद्ध रुका हुआ था, वो नहीं रुका था। हम्म। और ये जो बाबल मंदेब का जो पूरा का पूरा रूट है, हालांकि एक खबर ये भी आई कि शायद क्रूड इससे भी ऊपर होता अगर ये खबर नहीं आती, कि करीब 39 कंटेनर्स हाँ। इस रूट से निकल के आए हैं, रेड सी की तरफ गए हैं। हम्म। 39 कंटेनर्स निकलने दिए हैं, या तो हूथियों के नोटिस में नहीं आए या जो भी आए। इस बीच एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जेलेंस्की साहब जो फ्यूनरल में गए थे, लिंडसे साहब की, लिंडसे ग्रैहम की बात जिसकी हमने कल बात की थी, जो जी। टैरिफ वाली, हाँ। तो वहां इन्होंने उनसे कहा कि मुझे 300 टॉमोहॉक मिसाइल और चाहिए। हाँ। तो अब सोचिए, एक तरफ पहले ही शॉर्टेज है, आपको मैंने ब्रैड कूपर का बताया था, जो एडमिरल हैं सेंटकॉम के, जो सारे ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसके इंचार्ज हैं, हम्म। उनके चीफ कमांडर हैं। उन्होंने कहा था कि भैया आप धीरे हो जाओ, क्योंकि अभी तो, क्योंकि ईरान ने पलटवार कर दिया तो जवाब, ईरान ने फिर वार कर दिया तो जवाब तो देना था, फिर ब्रैड कूपर के सुनने का मतलब नहीं था। हम्म। पर जेलेंस्की ने टॉमाहॉक मिसाइल 300 और मांगी है रशियन अटैक्स को काउंटर करने के लिए। हाँ। तो देखिए, अब साफ साफ जैसा मैंने आपको कहा था, अगर यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है, हम्म। तो रशिया ईरान की मदद क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल ठीक सही। है, बड़ी सीधी सी बात है। हम्म। आप हमारे दुश्मन की मदद कर रहे हैं, हम आपके दुश्मन की मदद करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैंने जब विश्व युद्ध की मैं बात करता हूं, हम्म। तो ये विश्व युद्ध के शुरुआती संकेत ऐसे ही होते हैं। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री, जो लोग शौक रखते हैं हिस्ट्री पढ़ने में, जी। अगर आप जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री का शौक रखते हैं, तो आप कभी उसको उठा के देखिएगा। उसमें इसी प्रकार से शुरुआती संकेत मिलते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और दुश्मन का दुश्मन दूसरी तरफ दोस्त, और एक एक उसकी मदद करता है तो उसके दुश्मन की वो मदद करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसलिए जो है ये मामला यहाँ से बिगड़ रहा है। बीच हम्म। बीच में कुछ दिन शांत हो जाना, बीच बीच में कुछ दिन कोई खबर नहीं आना, इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब मामला लगता है ठंडा पड़ रहा है या मामला खत्म हो गया है। हम्म। मुझे ऐसा विक्रांत बिल्कुल नहीं लगता कि ये युद्ध अब कहीं यहाँ से पूरी तरह से ये समाप्त होगा, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है। कभी भी समाप्त नहीं होगा पूरी तरह से, अगर बात करें तो। ये बिल्कुल। कभी भी ये इसकी चिंगारी नीचे, जैसे होता है ना, कई बार आप पटाखा चलाते हैं ना आप, तो पटाखा क्या होता है, कई बार क्या होता है, नीचे उसके चिंगारी एक रह जाती है। हाँ। आपको लगता है, जैसे कहा जाता है कि बुझे पटाखे के ऊपर नहीं जाना, पास नहीं जाना चाहिए। हम्म। तो क्या कहते हैं, इसीलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि क्योंकि उसमें रिस्क होता है कि कहीं अगर चिंगारी जली रह गई तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हम्म। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुझे पटाखे के पास जो है बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
हाँ। तो ये बुझा पटाखा है। अब ये मामला यहाँ से बहुत खतरनाक है। हम्म। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को अब इस युद्ध की खबरों के साथ, युद्ध के साथ जीना सीख लेना चाहिए। हाँ। और अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने खर्चों को, अपने उसको, क्योंकि पूरी तरह से ये रिपेयर होता मुझे अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ से, अब ये जो दो क्रॉस कनेक्शन हुए हाँ। हैं हाल में, हाँ। यानी कि रशिया यूक्रेन युद्ध और अमेरिका ईरान ईरान युद्ध, दोनों अलग अलग जगह हो रहे थे, ज्योग्राफिकली भी बहुत दूर दूर थे एक दूसरे से, और कोई आपस में दोनों का लेना देना सीधी तरीके से नहीं था। पर अब सीधी तरीके से ये जो लेना देना दिख रहा है एक दूसरे से, हम्म। ये मुझे विश्व युद्ध की आहट कहीं और तेज होती दिख रही है, और उसकी बुनियाद बन रही है, या मैं कहूं कि उसके शुरुआती मूव्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, विक्रांत। सर, एक अंतिम सवाल कि कल हमारे शेयर बाजार में थोड़ी बढ़िया रौनक दिखाई दी थी और ये लगा था कि तमाम खराब खबरों के बीच भी बाजार आज ठीक रहा। आईटी शेयरों ने भी कल अच्छा काम किया था, लेकिन आज फिर सुबह शुरुआती गिरावट देखी गई। तो इन सब का असर अमेरिकी बाजार हमने देखा ही कि कल फेड की मीटिंग के तुरंत बाद जिस तरीके से वो गिरा। तो क्या अब भारतीय बाजार पूरी तरीके से ऐसे ही उठापटक वाला ही उतार चढ़ाव यही सब इसी तरह से अभी रहने की उम्मीद? बिल्कुल, बाजार ऐसा लगता है विक्रांत के शेयर बाजार फंडामेंटल्स और टेक्निकल सेट के, हम्म। ये इसको हमारी टीम ने कल एक नया नाम दिया। जी। इसको हम एक न्यूज मार्केट बोल रहे हैं। अब एक हाँ। ये खबरों पे आधारित मार्केट बन गई है। कहाँ ये फंडामेंटल्स पे चलती थी, अब फंडामेंटल्स पे चलती है। जिन हाँ। कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं विक्रांत, जी। उनके शेयर्स भागते हैं, पर उसके बाद न्यूज उस पे हावी हो जाती है। तो हाँ। ये एक न्यूज बेस्ड मार्केट हो गई है, ना ये टेक्निकल मार्केट है, ना ये फंडामेंटल मार्केट है। अब इसमें एक तीसरा डायमेंशन खबरों का, खबरें पहले भी आती थी हाँ। पर कभी कभार होता था। हम्म। अब तो ये पूरी तरह से खबरों पर आधारित हो गया है। एक तरह से एक ऑयल की खबर आ गई, बॉन्ड यील्ड की खबर आ गई, अमेरिकी बाजार जैसे मैंने बताया कल में, ये हाँ। दोबारा जो छोड़ने आउटलुक दिया, जिस कंफ्यूजिंग अनसर्टन सा फेड ने आउटलुक दिया, उसकी वजह से घिरे हैं हम्म। भारतीय बाजार। कल चढ़े। एक तो एफआईआई की हैरानी की बात थी कल, करीब 3,000 करोड़ के आसपास की हाँ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बाइंग। ये जी। मेरे लिए एक, एक बहुत बड़ी खबर थी। मैं को स्टॉक मार्केट का राउंड अप मैं देता हूं हफ्ते में 2-3 बार। जी। उसमें मैंने उनको बोला कि एफआईआई का वापस आना ऐसी मार्केट में, हम्म। बहुत बड़ी बात है कि 3,000 करोड़ की बाइंग आई। हो सकता है कोई ब्लॉक डील हुई हो। हाँ। उसके अलावा कंपनीज के कुछ एक के रिजल्ट्स भी उतने बुरे नहीं आए जितने बुरे एक्सपेक्टेड थे। कुछ मतलब मिले जुले से रिजल्ट आ रहे हैं, पर मिले जुले से पॉजिटिव की तरफ रिजल्ट आ रहे हैं। उतने ज्यादा प्रेशर में कंपनीज के बिल्कुल। प्रॉफिट्स नहीं है हाँ। जितनी हमें पहले पहले उम्मीद थी। हम्म। और तीसरा कारण, कल रुपया मजबूत हुआ था। रुपया 96 को क्रॉस करके 95, 95 के आसपास आया। ये हम्म। एक बहुत अच्छी खबर रही, क्योंकि रुपया लगातार कमजोर था। हम्म। जबकि क्रूड ऑयल बढ़ा था तब भी रुपया, मुझे लग रहा है कल आरबीआई ने इंटरवीन किया है, हालांकि पब्लिक डोमेन में तो अभी नहीं आया है। हाँ। पब्लिक डोमेन में कई बार आरबीआई बाद में देता है, उसी वक्त नहीं देता, क्योंकि फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है करेंसी में। हम्म। तो रुपए का मजबूत होना, एफआईआई की बाइंग आना, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आना, हम्म। इन सब ने मिलकर थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स 101 से हल्का सा नीचे आई थी। पर डॉलर इंडेक्स नीचे आई तो बॉन्ड यील्ड ऊपर चली गई। हाँ। तो कल आपको अच्छा, आज थोड़े फ्लैटिश हैं, हाँ। मतलब कंफ्यूज्ड हैं बाजार के, अमेरिका की गिरावट को फॉलो करें या एफआईआई के कल बाइंग को सेलिब्रेट करें हाँ। या रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करें। मुझे लग रहा है शेयर मार्केट की तो विक्रांत आने वाले, मुझसे कल मैं एक पॉडकास्ट में था शाम को, मुझसे पूछा गया मार्केट के बारे में काफी विस्तार से, आज भी मैं करूंगा दोपहर में। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट की जो अभी आगे की आउटलुक है भारत की, वो बहुत मुझे टफ लग रही है। हम्म। क्योंकि दो, आप देखिए, 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 1 कदम पीछे, 1 कदम आगे, 2 कदम आगे, लगातार वो 24,000 की जो दीवार है हाँ। वो मेंटेन होती है, फिर टूट जाती है, फिर मेंटेन होती है। क्योंकि, और मजे देखिए, चाहे सोने चांदी की हम बात करें, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, एक चीज आपने नोट करी होगी, और ये सभी के लिए ध्यान देने वाली बात है, जी। कि वो ऊपर जाने को बेकरार है। हाँ। वो ऊपर जाने के लिए तैयार है, जब जैसे ही मौका मिलता है ऊपर की तरफ भागता है। पर जैसा मैंने कहा कि न्यूज बेस्ड मार्केट हो गई है, और हम्म। इतने खबर इतनी बुरी बुरी आ जाती है थोड़े थोड़े दिन बाद। हम लोग एक फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे कल खबरों की, कि जब हमने न्यूज मार्केट का एक कंक्लूजन निकाला, हाँ। तो मैंने टीम को बोला, आप ये भी एनालाइज करिए कि ये खबरें कितनी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं। हाँ। उसने कहा, सर एवरेज 3 से 4 दिन के अंदर कोई बुरी खबर आ जाती है, हाँ। एवरेज, इससे ज्यादा का गैप नहीं होता है। हाँ। मतलब 3 दिन 4 दिन शांत रहता है, 3.5 4 दिन के बाद ऑन एन एवरेज
कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, फिर युद्ध शुरू हो गया, फिर क्रूड की प्राइस बढ़ गई वगैरह वगैरह। तो आई थिंक स्टॉक मार्केट्स का हाल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि युद्ध रुकने वाला नहीं है हाँ विक्रांत, जी। उस बात को देखते हुए मुझे लग रहा है स्टॉक मार्केट्स के लिए आगे का समय थोड़ा कठिन है हम्म, और थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि बीच में उछाल आएंगे, ऐसा नहीं है कि उछाल नहीं आएंगे। जी बीच में आपको कुछ कुछ फेसेस ऐसे आएंगे जहां पर आपको ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाती दिखाई देगी। वैसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही निराशावादी पिक्चर मैं खींच रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा। पर ज्यादातर आपको ये बहुत वॉलेटिलिटी इतनी, देखिए इसको हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, उतार चढ़ाव, उतार देखिए ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है फिर ऊपर। पर ऊपर जाने के लिए बेकरार है। अगर हल्की सी भी नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्लोबल सिचुएशन होती है हम्म, तो आपको मार्केट ऊपर जाती दिख सकती है। पर यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्लोबल सिचुएशन अब एक कल्पना मात्र रह गया है हाँ कि ये सच में होगा भी कभी कि नहीं होगा। हम्म, तो क्योंकि ईरान जो है मारने पे उतारू है, ईरान को लग रहा है वी हैव नथिंग टू लूज, हम तो अब मारेंगे और मरेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे, हमारा तुम बिजनेस बंद कर दिया तुमने, हमारी करेंसी का सत्यानाश मार दिया, हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश मार दिया, हमारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमसे कोई डील करने को तैयार नहीं है। इसलिए अब हम दुनिया को भी यही मजा चखाएंगे, तुमने हमारे साथ किया, जिससे कि अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगे कि तुमने दुनिया की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले आए। वो अब ईरान में साफ तौर पर ये अप्रोच दिखाई दे रही है। इससे मुझे लग रहा है स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा आने वाला एटलीस्ट शॉर्ट टू मिड टर्म समय कठिन है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से अंत में धन्य वही अपील कि अगर आपने अभी तक शरद कोहली ऑफिशियल या फिर द स्वतंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत जी हाँ, शुक्रिया। और जाते जाते मैं क्षमा भी मांग लूं, आज फिर मैं कार में हूँ, मेरा कहीं जी पर रिकॉर्डिंग है। हाँ। तो पर उम्मीद करता हूँ कि बहुत बैकग्राउंड अच्छा तो नहीं आता कार में, हालांकि मैंने कार को पीछे से ब्लर कर रखा है, पर कार तो पता लगी जाती है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम बातचीत कर रहे हैं हाँ लोगों के लिए वही काम की है। हाँ। बैकग्राउंड तो दुनिया का ही बिगड़ा हुआ है, तो एक दिन के लिए मैंने भी बिगाड़ लिया, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर।